जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस वाली क्लास में। और इस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आपका केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में देखिए हम लोग चैप्टर आपका इंट्रो कर लिए थे। इंट्रो में आपका क्या क्या बताया गया था आपको कि एलिमेंट क्या होता है, और आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का लगभग 70% आपको हम पूरा इंट्रो वहाँ दे दिए थे। बाकी 30% में क्या था, 30% बाकी आपको बताया जाएगा आगे। और अगला क्लास जो आपका था वो मैटर का था। मैटर बोले तो पदार्थ, और पदार्थ में हम लोग बात कर लिए थे उसका तीनों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों बात कर लिए थे हम लोग। और बताए थे आपको कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था सॉलिड को। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका मैटर का 3 पार्ट था आपका। तो पहला बात करेंगे हम लोग सॉलिड का, जो कर चुके थे हम लोग, जिसका प्रॉपर्टी पूरा डिस्कस किए थे आपको। लिक्विड का भी कर दिए थे, गैस का भी कर दिए थे, बट आपको डिस्कस किए थे कि आगे इसका 2 पार्ट और डिवाइड किया गया है। बहुत सारे किताब में बहुत सारा अलग अलग कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या बात करेंगे कि आगे वाला दोनों आपका क्या है। जो पहला होता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, बीईसी होता है, और उसके बाद एक प्लाज्मा होता है। और हम लोग बात किए थे क्या, गैसियस स्टेट का पूरा गैसियस रूल पढ़ लिए थे, चार्ल्स लॉ पढ़ लिए थे, बॉल्स लॉ पढ़ लिए थे, आपका एवोगैड्रो का लॉ पढ़ लिए थे। और बस आज क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, तो उसके आगे वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। और एक बात आपको बता दें पहले हम कि जो आपका ये पदार्थ चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर था एक। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है टोटल। तो आज आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा और कल आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसा कि पता है आपको कि हमारा बिहार पुलिस का और बिहार दरोगा का जितने भी एप्लीकेशन पर बैच आए हुए हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे कोई भी बैच हो, सारे बैच जो है एप्लीकेशन पर लाइव है आपका वो बैच। और उसमें जो है ऑफर आपको दे दिया गया है, जो महा ऑफर बोलते हैं उसको, महा धमाका ऑफर बोलते हैं, जो आपके दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से इनरोल कीजिए, आप लोग समय को व्यर्थ ना कीजिए आप लोग, और ईमानदारी से अपना मेहनत को आप लोग डबल ट्रिपल करते रहिए, क्योंकि आपका वैकेंसी आपके सामने आ गया है अब। तो अब करो या मरो का एक नारा आप लोग लेके चलिए। आप लोग मतलब लेना है जॉब तो मेहनत करना चालू कर दीजिए आप लोग। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेकर सीधे आते हैं टॉपिक पे हम लोग। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका, तो डाल्टन का लॉ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि डाल्टन का लॉ क्या होता है। बात करें कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या होता है। आंशिक दाब नियम क्या होता है, और दाब के बारे में बताए थे आपको कि प्रेशर क्या होता है। हम सबसे पहले एक यहाँ पे वर्ड आ गया है पार्शियल प्रेशर। एक पार्शियल होता है, एक फुली होता है, ठीक है। फुली मतलब बोले तो कंप्लीटली होता है, पार्शियल बोले तो इनकम्प्लीटली, थोड़ा मोड़ा उसमें आपका सिम्टम मिल जाएगा। तो हम लोग आज क्लास में क्या बात करेंगे, कंप्लीट डाल्टन का आपका आंशिक दाब का नियम बात करेंगे, ठीक है। इसमें पहले समझिएगा आपका पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि आपसी रासायनिक क्रिया विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। क्या बोलना चाह रहा है, बोलना यही चाह रहा है कि जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, आपका एक नया चैप्टर है, इसमें आगे पढ़ाएंगे आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहां बताएंगे आपको कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। एलजीएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये कंप्लीट बताया जाएगा आपको वहां पे, और बताया ये भी जाएगा आपको कि किस तरह से कौन सा एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जैसे ये एलिमेंट, ये आपका H2 था, ये O2 था, और ये आपका बन गया क्या, H2O बन गया। तो ये आपका एक केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक केमिकल इक्वेशन हो गया। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये क्या आपका होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट बोले क्या, तो रिजल्ट के जो फॉर्म में बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। हाँ, H2 प्लस O2 मतलब होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, वाटर बनाता है। अब आगे इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ तो बराबर आपका हो गया। आगे देखते हैं हम लोग O2 को, देखते हैं यहाँ O2 1 है और यहाँ पे 2 है आपका। तो एक काम करते हैं, इसमें डबल कर देते हैं। जब डबल किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। जब 4 हो गया तो हम लोग इसको डबल कर देते हैं, क्योंकि ये आपका बैलेंस हो गया। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। आपको पूरा कंप्लीट क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। और पहला बता दें एक बात आपको हम, कि जितना पढ़ा रहे हैं अभी तक आपको सारा याद कराते हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको स्किप करते रहना है कि नहीं अरे ये टीचर है, फलान है, ये ठिकाना है, ऐसा कि ब्रांड है, ये है, ऐसा कुछ नहीं। आप समझिएगा एक विद्यार्थी, अगर एक विद्यार्थी जो है ना वो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, हम इस चीज़ से देख रहे हैं हम हाल में कि कहाँ मेरा वीकनेस था, कहाँ आपको वीकनेस हो सकता है, ये चीज़ हम फील कर रहे हैं। तो आप लोग समझिएगा इस क्लास को, अगर जो भी बच्चे क्लास पूरा कंप्लीट करते हैं, कोई भी डाउट नहीं एग्जाम में फुल अटेम्प्ट करने से, ठीक है ना। तो ये क्या बोला था कि आपसी रासायनिक क्रिया विहीन, जो आपस में गैसों का रासायनिक क्रिया विहीन जो होता है, उसके मिश्रण का कुल दाब जो होता है वो प्रत्येक
गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। बिल्कुल, मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपका पढ़े हुए होंगे कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या, इधर का जितना मास होगा उधर के मास के बराबर होता है। उसी को बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को बैलेंस्ड बोलते हैं। आपका कंप्लीट जो है यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोल रहा है कि यदि गैसों के किसी मिश्रण का दाब P हो तथा मिश्रण में गैसों का अलग अलग दाब P1 हो, P2 हो, P3 हो, तो इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, जहां तक जाएगा आपका Pn तक जाएगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर आखिर ये फॉर्मूला कब काम आएगा। तो आपका पूरा चीज का प्रेशर दिया हुआ रहेगा, सबको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कैसे मान के चलते हैं क्या कि एक बोतल है। ठीक है, एक बोतल समझिएगा, बोतल में बात करें कि हर पॉइंट का अलग अलग प्रेशर होना चाहिए, हर पॉइंट का अलग अलग प्रेशर होना चाहिए। तो बोतल में P टोटल कितना लगा हुआ है, P1 P2 अलग अलग पॉइंट, सबका सम कर देंगे आप, ये आपका क्या निकल जाएगा, P टोटल निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज दिया है क्या कि स्थिर T होना चाहिए और स्थिर N होना चाहिए। बताए थे आपको हम कि 4 चीज का खेला है पूरा मोल कंसेप्ट में। चैप्टर आपका मैटर में ये मोल है, मोल P आता है, T आता है, N आता है और आपका एक V आता है। ठीक है, P से बोले तो आपका होता है प्रेशर, V से बोले तो वॉल्यूम, T से बोले तो टेम्परेचर एंड N से बोले तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करें, ग्राहम का लॉ होता है कि ग्राहम कौन था, तो ग्राहम का लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन बोले तो क्या होता है, ये तो विसरण होता है। इसको समझिएगा, ये नया वर्ड आ गया विसरण, तो विसरण आखिर क्या होता है। ठीक है, देखिए द मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस मिक्सअप हो जाता है। जैसे बात करते हैं हम, जैसे बताए थे आपको कि अगरबत्ती जला दिए हैं रूम में, पूरा रूम में फैल जाता है, पूरा क्या हुआ, मिक्सअप हो गया, ये आपका प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब मिक्सअप ऑफ ऑल द सब्सटेंस आर साइड टू बी व्हाट, डिफ्यूजन। ये प्रॉपर्टी होता है एक जो पूरा मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे अगरबत्ती को एयर में किए तो एयर में पूरा वो मिल गया पदार्थ, पूरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हुआ, वो मूव करने लगा। वो आपको बताए थे हम कि मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली, मतलब क्या, वो मूव करते रहता है लगातार। आगे समझिएगा इसमें आप लोग, तो ये बोलता क्या है, ग्राहम का आपका गैसीय नियम क्या बोलता है, विसरण का नियम क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी गैस के विसरण की दर, किसी गैस की विसरण की दर जो होता है उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम बताए थे आपको व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। क्या बोलना चाह रहा है कि किसी भी गैस के विसरण, कोई भी गैस हो, उसका विसरण का जो दर होगा, माने किस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है, उसका रेट क्या है बढ़ने का, वो कितना तेजी में वो जा रहा है, ये डिपेंड करता है उसके मोलर द्रव्यमान के ऊपर। अगर मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है व्युत्क्रमानुपाती। और इसका फॉर्मूला होता है आपका कि विसरण की दर, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आपका हो रहा है, ये होता है इनवर्सली 1/m रूट ओवर एम। रूट ओवर एम आपका ये मतलब, रूट का मतलब क्या होता है बताया गया है आपको, मैथ पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि ये जब हटता है जब, तो इसके m के पावर में आपका 1/2 आता है। ये आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे आप लोग। अगर इसको हटाना है तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देंगे तो आपका रूट जो है आपका हट जाता है। ये आपका मैथ का नियम बोलता है। तो ये आपका विसरण की दर में आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं, ये फॉर्मूला जो है आपका एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो विसरण का दर है, माने ऑप्शन था उसमें, इसका विसरण का दर क्या होगा, तो आपको रूट ओवर 1/m लगा देना है, 1/√m। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि सर आप कंप्लीट बोल सकते हैं क्या, रूट ओवर 1/m, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रूट 1 मतलब क्या, सिंपल 1 ही होता है, या आपको इसको 1/√m भी लिख सकते हैं। यहां तक में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो m का मतलब क्या होता है, m का मतलब मोलर का द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान। जैसे क्या, जैसे बात करते हैं कोई भी चीज का द्रव्यमान क्या होगा, हम बात करते हैं क्या, H2O का मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो आप देख लीजिए एक बार, पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है कि H2O का आपका मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, मतलब 2, और कौन सा यहाँ पे आपका एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। अगला जुड़ रहा है ना जी, तो प्लस O का यहाँ पे आपका लिख देना है जितना मास होगा। ठीक है, O का मास होता कितना है आखिर, तो आपको बताया गया है H का होता है 1, और ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है 8, उसको डबल कर देते हैं हम लोग, तो वो होता है आपका 16, और 16 यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। इसे पूरा कंप्लीट आपको डिस्कस किया गया क्लास में। आगे बात करें तो 2 गुना 1 होता है 2, और फिर आपका 16 जुड़ता है, तो ये आता है टोटल आपका 18। और आपको एक चीज और बताए थे हम कि इसका यूनिट आपका जो भी होगा 18 U। ये पूरा कंप्लीट आपका डिस्कस किया हुआ था क्लास में। ठीक है, अब आगे समझिएगा इसमें। अब दिया क्या है,
चलिए यहां दिया है क्या कि यदि M1 मोलर द्रव्यमान की एक गैस एवं M2 मोलर द्रव्यमान की दूसरी गैस का विसरण क्या होगा। तो देखिए पहला रेशियो समझिएगा आप, फॉर्मूला क्या आपको बताए थे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का, √1/m बताए थे। और बोल क्या रहा है M1 का आपका, तो इसको M1 मान लेते हैं। अगला क्या मानेंगे हम लोग, √M2 मान लेंगे हम लोग इसमें। अब दोनों का रेशियो बोल रहा है, रेशियो का मतलब क्या होता है, हमारे से पढ़ाया गया है अनुपात होता है। अनुपात जब भी आपको मिल गया मतलब A/B, मतलब M1 का डिफ्यूजन क्या था, तो √M1 को डिवाइड करते हैं √M2 से। यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे समझिएगा, अगर √1/M1 को डिवाइड करते हैं √1/M2 से, तो आपका ये बनता है M1 यहाँ पे और आपका M2 आपका हो जाएगा ऊपर। और आप देख रहे होंगे तो ये फार्मूला बन गया √M2 बटा में √M1। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आपका एक एक्सपोनेंट का नियम क्या बोलता है, एक्सपोनेंट का नियम ये बोलता है कि √M2 बटा में √M1 है, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं √M2 बटा में M1। ये आपका ये आता है। यहाँ तक में अगर दिक्कत हो रहा है बिल्कुल बताइएगा आप मेरे से, अगर दिक्कत है तो बताइएगा एक बार। आपको दिक्कत है, नहीं है, दिक्कत है, चलिए हमको मालूम था, चेहरा हम थोड़ा रीड कर लेते हैं कि आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो समझिएगा एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसको बारीकी से एक बार हम। चलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कुछ नहीं है। हम क्या आपको बताए थे आपको हम कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या, डिफ्यूजन की दर कितना था आपका, तो आपको फॉर्मूला दिए थे हमको √1 बटा में m दिए हुए थे आपका। आगे हम क्या डिस्कस किए थे, इसमें क्या दिया हुआ है कि M2 का डिफ्यूजन और M1 का डिफ्यूजन दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या बताए थे आपको हम कि यहाँ पे जहाँ m है वहाँ M1 रख देंगे। M1 के लिए M1 का दर क्या होगा, M1 का दर क्या होगा, तो M1 का दर होगा √1/M1 होगा ना भाई, जहाँ m है वहाँ M1 हो जाएगा। M2 का दर क्या होगा, तो M2 का दर होगा आपका √M2। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, दोनों का अनुपात बोल रहा है, मतलब यही बोलना चाह रहा है कि आपका √M1 को डिवाइड कर देंगे √M2 से। ये आपका सिंपल यही बोलना चाह रहा है कि √M1 को डिवाइड किए हुए हैं √M2 से। कंप्लीट आपका यही बोलना चाह रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, एकदम बेसिक से जा रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे बट आपके लिए जा रहे हैं बेसिक में हम। आगे समझिएगा अब इसको, अब √M1 इंटू आपका ये क्या हो जाएगा, तो √M2/1 हो जाएगा। और इसका मतलब आप सिंपल दिखाई दे रहा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन का नियम। तो ये √M2 बटा में √M1। और आपका इसका मतलब हम बताए हुए हैं क्या, एक्सपोनेंट का एक नियम आपको दिया हुआ है कि √A/B का मतलब होता है √A/B। इसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट √M2 बटा में M1 आपका हो जाएगा। यही होता है आपका क्या, डिफ्यूजन की दर। नहीं समझ में आया एक बार तो बताइएगा, फिर से डिस्कस करेंगे, बट आप समझ लीजिएगा ये बेसिक एकदम 0 लेवल से जा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए ये आपका √M2/M1 आपका रिजल्ट कैसे आया मालूम चल गया आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन डिफ्यूजन का दर, इसीलिए इसको बार बार हम डिस्कस किए हैं आपसे, ठीक है। डिफ्यूजन का दर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बार बार डिस्कस किए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो जेईई मेंस में भी आया था क्वेश्चन, समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, काफी इंपॉर्टेंट इसका मेन जो है यही है, आपका बहुत बार यहाँ से रिपीट किया क्वेश्चन। आगे क्या दिया हुआ है आपका, आगे क्या दिया हुआ है कि ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुप्रयोग के, आपका बात मैंने समझिएगा, इसमें अनुप्रयोग क्या बोल रहा है उसका, माने इसका उपयोग क्या है हमारे बेसिक लाइफ में, ठीक है। बेसिक लाइफ में इसका अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है हमारे बेसिक लाइफ में। और उसके द्वारा जो विधि हम लोग जो बनाते हैं, अपना जो विधि बनाते हैं विसरण का आपका, उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो आपका पहला दिया है क्या, गैसीय नियम को पूरा कंप्लीट संक्षिप्त में देखेंगे हम लोग, मतलब जितना पढ़ लिए हैं इससे पहले हम लोग एक टेबल में हम लोग देख लेंगे। चलिए अब समझिएगा आप, गैसीय नियम दिया हुआ है, नियत राशि दिया गया है, 4 राशि दिया गया है और 4 राशियों में संबंध बताया गया है, रिलेशन बताया गया है, ठीक है। पहला दिया हुआ है क्या, बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम आपको बताए थे हम कि इसमें n और t जो होगा वो नियत रहेगा।
बताया गया था आपको। एन क्यों इसमें नियत रह रहा है, क्योंकि पी और भी का आपका फॉर्मूला P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था आपका, तो उसमें आपका एन टी तो था नहीं, जब नहीं है तो मतलब कांस्टेंट होगा उसमें, तो एन टी कांस्टेंट। ट्रिक दिया था आपको याद करने के लिए कि जो फॉर्मूला में मिल गया उसको बच जो रहा है वो आपको कांस्टेंट में लिख देना है। अगला चार्ल्स का नियम बताए थे कि चार्ल्स क्या, चार्ल्स नाम है राजकुमार का, मतलब पी से प्रिंस, मतलब पी कांस्टेंट हो गया। जब पी कांस्टेंट हो गया तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है आपका, तो यहाँ पे भी और टी बच रहा है। क्या बच रहा है आपका, भी और टी बच रहा है। अब अगले आगे क्या था, गे लुसाक का नियम, एन और भी आपका कांस्टेंट था तो पी और टी में आता है आपका। और अगला आपका बताए थे एवोगैड्रो का नियम बताए थे आपको, जो होता है पी और टी के रेशियो में, जिसको बोलते हैं क्या, इसका चार राशि क्या इसमें भी और एन है। और बात करते हैं चार राशियों में संबंध, आपको बताया गया था कि बॉयल्स के नियम बताया गया था कि पी डायरेक्टली होता है भी का, और चार्ल्स में बताया गया था कि भी डायरेक्टली होता है टी का, और गे लुसाक बताया गया था कि पी डायरेक्टली टी का आपका, और एवोगैड्रो में क्या बताया गया था, भी डायरेक्टली एन का। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर किया गया था पिछले क्लास में। डाउट लग रहा होगा जाकर वीडियो आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा आपको, एक बार जाकर देखिएगा पिछला क्लास बढ़िया से, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा एक नियम है कि जो पढ़ाते हैं याद करवाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं, तो याद करवा के जाएंगे हम। और जिस दिन आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, रेलवे से लेकर कोई भी, साइंस तो बाकी नहीं रहने वाला है। ठीक है, एकदम कंप्लीट, एक भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आगे बात करें चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, नहीं मतलब उसके जो उसका अवस्था होता है उसमें परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के में क्या क्या होता है, सॉलिड से सॉलिड हो रहा था क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड हो रहा था क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में क्या होगा, गैस से सॉलिड में क्या होगा, अलग अलग पूरा फेज है। और कंप्लीट हम लोग देखेंगे कि अलग अलग फेज में क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि ठोस से द्रव्य का क्या बोला गया है, गलन बोला गया है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सॉलिड से क्या आपका कहाँ जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो गया। समझिएगा, बर्फ ले लीजिएगा, बर्फ को बाहर रखिएगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब पहले था सॉलिड में, बाद में क्या हुआ, वो मेल्ट हो गया, आपका लिक्विड हो गया। दूसरा दिया है कि द्रव्य से आपका क्या दिया है, गैस दिया है, जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण या बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। सिंपल समझिएगा, आप खाना बनाने के लिए कढ़ाई में आप क्या करते हैं, तेल डालते हैं, तेल छोड़िए आप पानी हल्का डाल दीजिएगा, आप नीचे से हीट बढ़ा दीजिएगा, पानी क्या होगा, वो वेपर बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, आपका द्रव्य से आपका गैस में बनना, ये वेपोराइजेशन कहलाता है, ये आपका वाष्पीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। द्रव्य से ठोस मतलब जमना होता है, द्रव्य से ठोस मतलब लिक्विड था, फिर आपका सॉलिड हो गया, पानी था, आप डाल दिए फ्रिज में, बर्फ हो गया वो, तब ये जम गया, मतलब क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया। चलिए, गैस से द्रव्य में क्या होता है, संघनन होता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस से द्रव्य मतलब गैस था वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो कंडेंसेशन कहलाता है। इसको चेक करना है, आप चेक कर लीजिएगा। खाना बनाते वक्त तो कुकर के ऊपर जो सीटी निकलता है उस पर आप कोई चीज रखिएगा, पूरा लिक्विड आपको पानी पानी हो जाएगा वो लेयर। पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं कंप्लीट, डाउट कभी भी नहीं होगा आपको। ठोस से गैस उसको बोलते हैं आपका सब्लिमेशन बोलते हैं। पहले क्या था, सॉलिड था, डायरेक्ट क्या हुआ, गैस हो गया, वो होता है सब्लिमेशन। इसका प्रैक्टिकल देखना है आपको, घरों में देखिएगा आपके पापा जी क्या करते हैं कि चावल गेहूं जो भी होता है उसमें एक डालते हैं गोली टाइप में, गोली होता है एक, हाँ, तो गोली जो होता है वही आपका सब्लिमेशन का रोल करता है। पहले होता है सॉलिड, धीरे धीरे क्या होता है, गैस होता है, वो खराब होने से बचाता है, वहां कीटाणुओं को मारता है वो। जी एकदम कंप्लीट, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। या आपकी मम्मी देखिएगा बक्सा उक्सा में डालती होगी एक गोली, कपूर टाइप में, कैम्फर बोलते हैं उसको, जो भी बोले आप, वो भी देखे होंगे। उसको भी क्या, ये भी आपका सेम सब्लिमेशन पे वर्क करता है। कोई दिक्कत है। आगे बोले गैस से ठोस में, गैस था पहले, फिर आपका सॉलिड में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, आपका रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब क्या, सब्लिमेशन का उल्टा। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आपका ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन आपका उत्क्रमण आपका हो गया, उल्टा हो गया तो उत्क्रमण, उल्टा उत्क्रमण। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत होगा बिल्कुल आप अगर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो भी डाउट होगा। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि नहीं हम क्लास में नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ, जब भी डाउट रहे दोबारा रहे, जितना टाइम रहे उतना टाइम आप बोलिएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर मेरा वीडियो आप बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर, तो अभी आप वहाँ कमेंट कीजिएगा। अगला दिन जब आएंगे हम तो उस कमेंट को हम एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या आपको पिछला क्लास में डाउट हुआ है। उस कमेंट को देखने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे वो चीज़ें। ठीक है, तो डाउट आपको जो भी हो रहा है उसका सोल्यूशन आपको किया जाएगा। यहाँ नोट में एक पॉइंट, हम एक नहीं बहुत सारा पॉइंट लिखे हुए हैं नोट में, आखिर क्यों लिखे हुए हैं, इसका मेन रीजन क्या था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
तो सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे बारीकी से। पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान द्वारा तय होती है। ठीक है, दाब और तापमान मतलब क्या, टेम्परेचर कितना है, अगला क्या आपका ताप, टेम्परेचर हो गया, दाब आपका प्रेशर हो गया, मतलब प्रेशर कभी कभी क्या होता है बर्फ को पूरा प्रेशराइज कीजिएगा ना तो वो लिक्विड हो जाता है। तो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, पहला आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका प्रेशर। कोई दिक्कत होगा बताइएगा। आगे देखे, द्रव्य के घटक जो था वो कणों के बीच की दूरी जो है उसमें अंतर होने के कारण जो है वो द्रव्य की विभिन्न अवस्था में अंतर होता है। मतलब क्या, द्रव्य के घटक क्या, घटक कणों क्या होता है, कंपोनेंट होता है इसका अलग अलग कंपोनेंट बोले। इस कंपोनेंट के बीच में जो दूरी में अंतर होता है ना, इसी कारण क्या होता है कि द्रव्य के विभिन्न अवस्था में अंतर होता है। जैसे क्या, जैसे बात करते हैं एक पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है, ज्यादा है अगर तो सॉलिड नहीं है वो आपका। तो डिपेंड करता है क्या, पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है, ये डिपेंड करता है इस फैक्ट पे भी। समझ रहे हैं ना इस चीज को, मतलब क्या, सॉलिड से सॉलिड है कम स्पेस लेगा, तो इफेक्ट हुआ कि नहीं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच में कितना आपका अंतर रहा है आपका। तो घटक कणों के बीच में दूरी में अंतर होने के कारण आपका यही मुख्य कारण इसका होता है। आगे बोले अगर, तो आगे दिया है कि ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गति ऊर्जा जो होता है आपका, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है आपका, बढ़ेगी, डाउट नहीं है इसमें। तापमान बढ़ा दिए क्या, अब सिंपल समझना है आपको, प्रैक्टिकल समझ लीजिए। इस रूम का पूरा बढ़ा दिए टेम्परेचर हम, फर्श का, तो आप क्या करेंगे, आप जंप करना चालू कर देंगे, आप उछलेंगे भाई, डाउट थोड़ा है, जल रहा है नीचे से, क्या करेंगे आप, उछलना चालू कर देंगे आप। तो सिंपल है कि अगर हम तापमान बढ़ा दे अगर, तो क्या होगा, वो उछलना मतलब क्या, वो आपका तेजी गतिज ऊर्जा बढ़ जाने पर क्या होता है जी, वो आपका कणों के बीच में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है वो। चलिए, और कंपन करने लगता है वो। अगला क्या दिया है पॉइंट आपका, कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बताया गया था मेल्टिंग पॉइंट आपको। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक का पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर या जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है यह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक मतलब होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और द्रव अवस्था में किसी द्रव्य का तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब बोलना क्या चाह रहा है वो, कि द्रव अवस्था में किसी द्रव्य का तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित तापमान पर, एक फिक्स आपका तापमान होगा, वहां पहुंचकर क्या होता है कि कणों में इतना ऊर्जा आ जाता है, वो माने एक मैक्सिमम ऊर्जा इतना आ जाता है उसके पास। मान लीजिए आपको हीट देते गए एक टाइम का क्या आएगा, आपको पूरा एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे आप। तो एक टाइम उतना माने उसके पास पावर आता है ना, एनर्जी आता है ना, कि बाद में क्या होता है कि वो परस्पर आकर्षण बल के कारण तोड़कर स्वतंत्र, माने कंप्लीटली फ्रेम। समझिएगा इसको, आपको हम बेसिक लेवल से करते हैं, इसका करते हैं रिलेट, हम थोड़ा समझिएगा। चलिए थोड़ा समझ लीजिएगा, एक सेकंड का बात है ये। अगर मान के चलिए कि ये आप हो गए, ये मान के चलिए कि ये हम हो गए, ठीक है। आप एग्जाम्पल लीजिएगा दो चीज को आप लेकर के। पहला बात, आपको हम इतना बहुत पहले शुरू में क्या हुआ, आपको पूरा एकदम बोझ देते गए, ले ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, पूरा बोझ देते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इतना सारा बोझ हो जाएगा कि आप भाग जाएंगे छोड़ करके, ले, होगा ना ऐसा जी। तो यहाँ भी सेम होता है, क्या होता है कि आपको इतना एनर्जी उसको दे ही देगा ना कि बाद में क्या होगा, वो ले तोड़ कर भाग गया वो। सिंपल समझिएगा कि ज्यादा एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है, वो तोड़ करके अपना वो स्वतंत्र हो जाता है, फ्रीडम हो जाता है। आप भी यही चाहेंगे भाई कि हमको बोझ बहुत मिल रहा है, चलो भागते हैं यहाँ से, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर अगला क्या दिया हुआ है आपका, कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसको बोलते हैं क्या, आपका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सिंपल चीजें हैं, जब उबलना चालू हो जाएगा पूरा एक पॉइंट पर अपना उबलता है वो, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जल के लिए यह तापमान होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक सर यहाँ पे वर्ड आ गया 373 के आ गया, के मतलब होता है केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका, ये होता है सेंटीग्रेड। तापमान क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर, अगर पूछ दे के तापमान क्या होता है बताइए, तब बोलिएगा द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कितना बॉडी गर्म है कितना बॉडी ठंडा है, इसी को तापमान बोला गया है। और बात करते हैं तापमान का, तापमान को मेजर करने के लिए केल्विन का होता है उपयोग, केल्विन, ठीक है। सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन आपका ऑथेंटिक जो है आपका एसआई मात्रक लिया गया है केल्विन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर क्या बोले, हाँ बता रहे हैं, सब बताएंगे आपको, सब टेंशन मत लीजिएगा आप। और आपसे बोल दे अगर कि सर अगर हम, आप यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 100 डिग्री सेल्सियस में आपको दिया था कि 373 केल्विन, तब बोलना क्या चाह रहा है अगर,
तो बोलना ये क्या जा रहा है समझिएगा, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, तो 273 केल्विन। ठीक है, अब बात करें अगर 0 डिग्री पे 273 केल्विन, ये आपका रेशियो का फॉर्मेट होता है कि 273 इसमें ऐड हो जाता है जितना। अगर सेल्सियस बोल दे कि 50 डिग्री सेल्सियस है तो 273 में क्या करेंगे, 50 को जोड़ देंगे, तो आपका केल्विन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। आगे बोल दे कि 100 दिया था, 100 डिग्री दिया हुआ था, तो कितना जोड़ना था आपको, 273 को जोड़ देना था, तो कितना हो जाएगा आपका 373 होगा नहीं होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अब आपका अब बात रहा कि सर आपका अब रिलेशन क्या होता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, तो C इक्वल टू आपका होता है 5/9 होता है, 5/9 ये आपका रेशियो बताया जाएगा लास्ट में आपको पूरा कंप्लीट। एक आपका चैप्टर है तापमान वाला, पूरा इसमें बताया जाएगा, वहाँ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक में होता है 5/9, एक में होता है 9/5। ठीक है, 9/5 C + 32, 5/9 F - 32, ये आपका पूरा रेशियो मिल जाएगा, आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें आगे बात करें अगर हम, चलिए आगे क्या दिया हुआ है कि द्रव्य की गैस की अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से उसके घटक कणों की दूरी कम हो जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। अगर द्रव्य की गैस की अवस्था पर अत्यधिक दाब आरोपित करने से क्या होता है, वो उसके घटक कणों की दूरी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और गैस द्रव्य से परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा है आपका। अब समझिएगा इसको, बारीकी से समझिएगा क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, द्रव्य की गैस अवस्था, द्रव्य की गैस अवस्था पर अत्यधिक दाब लगा रहे हैं, उस पर दाब पूरा लगा रहे हैं हम। जब दाब पूरा लगाएंगे तो क्या होगा, वो उसके घटक कण क्या होगा, घटक माने क्या, एक ही कंपोनेंट के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और गैस क्या होगा, गैस द्रव में आपका परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट बोलता है, ये याद रखने के पॉइंट है, यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित एक भौतिक परिवर्तन है और इसमें द्रव्य की रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई केमिकल में बदलाव नहीं हो रहा है। मतलब H2 और O2 को करते हैं तो वाटर बनता है और कुछ नहीं बनेगा आपका एक्स्ट्रा। और चाहे उल्टा भी करते हैं डिकम्पोज अगर H2O को, तो H2 + O2 ही बनेगा, ये नहीं कि कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, रासायनिक संगठन पे कोई आपका कंपोनेंट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पे एक नया चीज दिया गया है LPG। LPG का फुल फॉर्म ही पूछ देता है एग्जाम में, बिहार पुलिस पूछा हुआ है। ठीक है ना, LPG का फुल फॉर्म होता क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कभी कभी पूछेगा क्या, CNG का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। रिपीट करते हैं फिर से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि LPG सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ित क्या बताते थे कल हम, कंप्रेसिबिलिटी बताते थे माने दब। फिर से रिपीट करते हैं, LPG सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है, मतलब क्या कंप्रेसिबिलिटी हो जाए वो। और एक बात आप याद रखिएगा, जितना आपको क्या हम बोले, हम क्लास में हमको जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर बोलते जाते हैं, मतलब एग्जाम में आया हुआ है, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे BPSC हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे रेलवे का भी कोई भी एग्जाम हो, कहीं प्रीवियस ईयर का चर्चा करते हैं, मतलब उसको आप याद रखिएगा, बार बार वो क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्जाम में ना एक ही क्वेश्चन वेरी करता है इधर उधर कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं ना। इसका उठा लेता है ये एग्जाम में, इसका उठा लेता है ये एग्जाम में। अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई बोलता है कि अथाह जीके है, कोई जीके अथाह नहीं है, कोई चीज़ अथाह नहीं होता है, हर चीज़ फिक्स है लगभग। अरे इतिहास जितना है उतना ना आएगा क्वेश्चन, बाहर से आएगा नहीं आएगा, तो पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो मूवमेंट हो रहा है ना भाई। या हम ही लोग रीड करते हैं, ये हम यहाँ से यहाँ पूरा रीड कर लिए, इसका MCQ कराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से रीड करके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अब क्वेश्चन जो भी पूछ रहा था उससे बाहर से नहीं पूछने वाला है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसमें दिया क्या कि ठोस CO2 जब वायुमंडलीय दाब 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो वह द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। और बात करते हैं ATM आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार में करते हैं इसको मेजर, बताया गया है आपको। और यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ बोला गया है, सॉलिड CO2 को क्या बोला गया है, ड्राई आइस बोला गया है, शुष्क आपका बर्फ बोला गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ इसमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा आपका जो कंपाउंड है या कौन सा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें आपका क्या वो शुष्क, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा। क्या बोले, एक सेकंड, क्या बोले, डाउट है नहीं, आगे समझिएगा। द्रव्य की 5 अवस्थाएं जो हम लोग बात किए थे, अब का वो आ गया है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग बात कर लेते सॉलिड लिक्विड गैस हो गया था, मतलब सामान्य बात करें, परिस्थितियों में बात करें अगर,
सामान्य परिस्थितियों में बात करें अगर तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहला आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट आपको बताए थे कि परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन जो है वो द्रव्य की 2 अन्य अवस्थाएं आ जाती है। और आपका पहला क्या होता है? प्लाज्मा। दूसरा होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में पहले हम लोग। तो प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा बोलते हैं कि इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। बिल्कुल, इस अवस्था में क्या होता है कि जितना भी कण होता है वो मैक्सिमम लगता है अगर एनर्जी पूरा आ गया, एकदम नहीं होता है। बहुत तो बोलता है कि एक बच्चा था यहाँ पे, अभी नाम नहीं लेंगे हम, सेट चलता है, ग्रुप चलाता है वो पटना में, और हम लोग साथ में वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। लोग तो बोले क्या कि सर रुकिए 2 मिनट, पहले खैनी खाने दीजिए मेरे को, ठीक है ना। तो होता है ना कि आखिर इसका पूछे कि इसका मुख्य रीजन क्या है, तो बोला कि एनर्जी आता है मेरे अंदर खैनी खाने के बाद। तो पहले पढ़ाएगा तो खैनी खाएगा पहले, तब पढ़ाएगा आगे बेचारा वो। ठीक है, हम लोग साथ में पहले पढ़ा रहे थे लोग, बाद में हम जब पटना छोड़ के कहीं चले गए कारणवश, तो वो बच्चा जो है अपना अलग ग्रुप खोल दिया, अलग ग्रुप चला रहा है अब। काफ़ी बच्चे वहाँ आ रहे हैं, मतलब कम से कम नहीं भी तो 100-150 बच्चे वहाँ आते हैं लगभग। इसके बारे में बात करें, प्लाज्मा के बारे में बात करें, तो यह क्या होता है? एक ऐसा अवस्था होता है इसमें कण क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा, मतलब वही ऊर्जा इसको लगता है कि मैक्सिमम ऊर्जा इसके पास आ गया है कंप्लीट, और अधिक उत्तेजित होता है। जब ऊर्जा आता तो क्या लोग लगता है उछलना, अरे यार नहीं ज़्यादा पढ़ लिए तो लगता है कि चलो यार अब मेरे सामने कोई है ही नहीं कुछ नहीं। बच्चे लोग आते हैं कुछ ना कि लूसेंट पूरा पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, कंप्लीट रट लेते हैं, हम पूरा पढ़ लिए। ठीक है, आप जी के कहीं से बाकी है नहीं, एकदम पूरा कोई एग्जाम निकाल देंगे। बैठते हैं पीटी जैसे मन तैसे निकल गया पीटी, लेकिन मेंस में बैठे तो हो गया जा। ठीक है ना, तो मतलब ज़्यादा क्या वही बोलना चाह रहा है कि इस अवस्था में क्या होता है? कण अत्यधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित होता है। ठीक है, हाँ कहाँ पे प्लाज्मा, क्या कहाँ पे पदार्थ? नहीं, प्लाज्मा आपका ये एक हिंदी है, एक आपका इंग्लिश है। प्लाज्मा जो है वो आपका मैटर का ही पार्ट है। ठीक है, मैटर का ही 5 गो पढ़ाए थे आपको, 5 गो में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आगे आपका प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, तो प्लाज्मा आपका कौन है? चौथा है आपका। ठीक है, तो चौथा हम लोग देख रहे थे कि इस अवस्था में क्या होता है कि कण जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है? ऊर्जा वाला फील करता है और उत्तेजित भी होता है ये। आगे समझिएगा इसमें, अगर तो ये दिया हुआ है क्या कंप्लीट, इसमें एक यहाँ पे नया नया वर्ड आएगा कुछ, तो वर्ड समझेंगे हम लोग का आयन क्या होता है। पहले समझेंगे आयन क्या होता है। आयन के बारे में बात करें तो आयन का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। अब समझिएगा, अगर इसको रब करके अगर पीस ऑफ पेपर में अट्रैक्ट करें तो पेपर क्या होता है? अट्रैक्ट होना चालू होता है, मैंने सटना है वो, उसमें क्या होता है? आकर्षित होता है वो। हाँ, तो इसे ये क्या गुण होता है? रबिंग करने के बाद वो इसमें चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गया। तो चार्ज पार्टिकल आपका होता है 2 पार्ट में, कटायन, अनायन। कटायन और अनायन। कटायन क्या होता है? जिसका प्लस चार्ज पार्टिकल होता है कटायन होता है, जिसका आनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब नकारात्मक उसका माइनस में होगा तो होगा अनायन। कटायन क्या होता है? प्लस में। तब यहां दिया क्या? ये कण आयनीकृत गैस, मतलब इस गैस में क्या आयन का फ्लो हो रहा है, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। और यहां दिया फ्लोरेसेंट ट्यूब। CFL का मतलब क्या होता है? पूछा गया क्वेश्चन है CFL, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट आपका क्या होता है? ये लैंप होता है ये। ठीक है, CFL आपका बल्ब देखे होंगे आप। और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। और नियोन बल्ब में नियोन गैस भी होता है, आपका नाम से लग रहा है नियोन। और नियोन आप बताए तो नियोन बताया था कि इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस मतलब स्टेबल गैस, इसका एक और नाम दिए थे आपको, इनर्ट गैस, स्टेबल गैस, और एक होता है नोबल गैस। ठीक है, अब बात करें नोबल गैस कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ट्रिक दिए थे, हे नेता अगर कर जीते रहो, हे नेता अगर कर जीते रहो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, पूरा ट्रिक दिए हुए हैं, देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्लास। आगे बात करें इसमें अगर हम, तो दिया है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम या पारे का वाष्प होता है जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर आयनीकृत हो जाता है। देखिए वो कैसे वर्क करता है, पहला बात समझिएगा, ये वर्क कैसे करता है। तो इसका वर्क करने का पहला क्या होता है स्रोत, सबसे बड़ा बात की बल्ब आखिर ग्लो कैसे हो रहा है इस रूम में, आखिर बल्ब ग्लो कैसे हो रहा है। तो पहला समझिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या दिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए, इसको चार्ज दिए, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम
कोई हीट हो रहा है, कोई चीज, हीटर के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं साउंड एनर्जी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जा रहा है साउंड एनर्जी में। तो ये अलग अलग क्या है, एनर्जी का रूपांतरित आपका रूप है, अलग अलग जो बताया गया है क्लास में आपको। अब आगे समझिएगा, यहाँ बोल रहा है कि आयनीकृत होने पे, मतलब उसमें क्या, उसमें आवेशित होने पे, मतलब उसमें चार्ज पार्टिकल दे दिया गया है। चार्ज पार्टिकल होने पर क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल होने पर क्या होता है, वो बॉडी चार्ज होता है, वो फिर जलना चालू होता है, ग्लो होना चालू होता है, चाहे वर्क करना चालू करता है वो चीजें। यहाँ दिया है कि आयनीकृत आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। चमकीला प्लाज्मा क्या, वही बल्ब ग्लो हो रहा है, तब प्लाज्मा आपका ये क्रिएट हो गया चमकीला प्लाज्मा। आगे कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझिएगा नोट में कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है, और यही प्लाज्मा के कारण सूर्य आज चमकता है और तारे आज टिमटिमाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और आपका अगला मतलब कि लास्ट आपका बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब समझिएगा कि बीईसी क्या होता है। ठीक है, देखिए बीईसी से क्वेश्चन एक ही आया है कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। ठीक है ना, पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो आइए देखते हैं, समझते हैं पहले इसको हम लोग। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बीसी अवस्था प्राप्त होती है। सिंपल समझिएगा, मतलब बोल रहा है कि सामान्य वायु के घनत्व में जो एयर का डेंसिटी है वो आपका सामान्य होगा, जनरल होगा, उसमें 1,00,000वां भाग जो है आपका, वो जितना कम घनत्व गैस को देंगे हम अगर, वो बहुत कम क्या करेगा, अपना तापमान पे ठंडा हो जाएगा वो चीज। जितना आपका कम दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, जितना जल्दी ठंडा हो रहा है वो। सन 1920 कब का घटना है ये, 1920 का, ये 19वीं सेंचुरी का बात है ये। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक, नाम था उनका याद रखिएगा, सत्येंद्र बोस। सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, और कुछ वो पूछ दे कि 5वीं अवस्था की गणनाएं कौन किया था, सत्येंद्र बोस। इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो 1920 में दिया गया था नोबेल प्राइज। ठीक है, उन गणनाओं के आधार पर आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की, और इसे बीईसी कहा गया। भविष्यवाणी कौन किया था, आइंस्टाइन किए थे। ठीक है, और सन 2001 से अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, कहां से, अमेरिका से एरिक ए कार्नेल, और वोल्फगैंग केट्रेले से, और आपका और कौन थे, कार्ल ई वीमेन को बीसी अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, ये अलग अलग अमेरिका के थे आपका, इन लोग को कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था। और आगे इसमें बात करें आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम को देखते हुए, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, मतलब मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया था। बताया गया है आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा माने आकर क्या कैसे किया गया है। पहला मैटर बोल रहा है, मैटर को 2 पार्ट में हम यहाँ डिवाइड किए हैं। देख रहे हैं 5 अवस्था नहीं कर रहे हैं, यहाँ 2 कर रहे हैं। इसका मुख्य रीजन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब क्या, बड़ा अगर दृष्टिकोण से देखे, मतलब जो छोटी छोटी पार्ट नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं, बड़ा दृष्टिकोण से देखे तो मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका क्या था, मिश्रण था। दूसरा क्या था, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं सब्सटेंस। बात करते हैं मिश्रण का, तो मिश्रण का 2 होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आपको बताएंगे कि ये होता क्या है। और आगे है प्योर में आपका एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। जो एलिमेंट बता दिया गया है, कंपाउंड आपको डिस्कस कर दिए हैं, और कंप्लीट डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। एलिमेंट आपको क्या होता है, तो इस एलिमेंट का 3 पार्ट होता है, आपको हम बताए थे आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है आपका मेटलोइड। हिंदी में बोले तो धातु, अधातु एंड उपधातु, आपका ये 3 अलग अलग क्या होता है आपका, ये एलिमेंट होते हैं। और इसमें आगे बात करें तो कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब यौगिक दिया हुआ है, और इस यौगिक का 2 पार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक के बारे में हम बात करें तो ऑर्गेनिक का अलग अलग आपका हाइड्रोकार्बन होता है, और यही हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, आगे समझ लीजिएगा आप एक बार। यही हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका 2 पार्ट होता है आपका। पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
पहला होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं सेचुरेटेड का, तो उसका एक होता है अल्केन और आपका इसका बात करें अनसेचुरेटेड का, इसका होता है अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, ये आपका अलग अलग पार्ट है। इसमें आता है पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा में आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। आपका 10th क्लास में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 9-10 का पूरा कंप्लीट सिलेबस क्लास में डिस्कस हो जाएगा आपका, चाहे वो SCERT हो चाहे वो NCERT हो। ठीक है, और जो चैप्टर चल रहा है वो 9th का चल रहा है अभी। और पता है आपको कि 9th के साथ हम 11th भी ले रहे हैं, इसमें इंक्लूडिंग कर दे रहे हैं। ये आपका पार्ट जो था इससे पहले वो बीच में 11th था, अब जो आ रहा है वो आपका 9th क्लास का है। प्रॉपर देख लीजिएगा, बुक उठा करके 9th क्लास का आप NCERT का उसमें दिया हुआ है यही टेबल बना करके, तो टेबल हम वहीं से लिए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर हम इसमें अगर, तो पहला आपको बात करे थे सिंगल बॉन्ड का, उसको बोलते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, ट्रिपल होगा तो अल्काइन। अब बात करते हैं हम लोग ANE फैमिली का। ANE फैमिली के बारे में बात करेंगे तो आपको प्रीफिक्स याद रखना है, सफिक्स मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आपका 10 याद रखना है। अगर मेथ बोले तो पहला होता है मीथेन, दूसरा होता है आपका इथेन, तीसरा होता है आपका प्रोप, खाली प्रोप लगा देना है, बाकी तो ANE होगा ही क्योंकि अल्केन फैमिली है। ये पूरा कंप्लीट बताया जाएगा आपको कौन चैप्टर में, आपका कार्बन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बताएंगे पूरा आपको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये अलग अलग क्या है आपका, तो ये हाइड्रोकार्बन का अलग अलग एक प्रीफिक्स आपका यूज करेंगे इसमें हम लोग एन के रूप में। अब आगे देखें हम लोग इसमें इनऑर्गेनिक में क्या क्या बात करेंगे सर, तो इनऑर्गेनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, फैट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और पहला आपका यहाँ पे देख रहे होंगे आपका शुद्ध पदार्थ, जिसको क्या लिखा गया था, प्योर सब्सटेंस। अब क्या होता है प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि किसी द्रव्य में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो उस द्रव्य को शुद्ध पदार्थ बोला गया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है कि आपका कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब बात करते हैं सिंपल हम यहाँ पे H2 के बारे में, इसमें केवल अकेले हाइड्रोजन मिलकर बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जब किसी से मिला हुआ ना हो, अकेले हो, सिंपल, वो प्योर कहलाता है। ठीक है, आगे समझिएगा इसमें आप एक बार, शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर जो है आपका तत्वों या यौगिक में माने डिवाइड कर सकते हैं उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहला आपका आता है तत्व। बताया गया था आपको कि 118 एलिमेंट पूरा केमिस्ट्री के अंदर, पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर है, जो इसमें से 98 बोले, मूलतः 98 बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मूलतः 98 इसमें आपका प्रेजेंट है नेचर में। ठीक है, और इसमें बात करें तो ये होता क्या है एलिमेंट कि जब तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व जो है पदार्थ का एक क्या है, मूल रूप है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको डिवाइड नहीं कर, बताया था आपको ना कि एलिमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, और इसमें बात किए थे आपका पहला ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर आपका चांदी, सिल्वर, कॉपर हो गया आपका Cu। ये आपका अलग अलग क्या हुआ, कंप्लीट आपका एक एलिमेंट हुआ, जो पूरा अगर बताया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आपको कम से कम याद करना है 20 तक, और चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपसे पूछेंगे अभी आपको कि पूरा क्या क्या पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो कल के बाद जो परसों क्लास रहेगा उसमें कंप्लीट चैप्टर 1 पूरा कहीं से पूछ सकते हैं आपसे कि आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए एक बार हम पूरा पढ़ा दे रहे हैं ना तो उसको रिवाइज भी आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 3 पार्ट में बताए थे कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड, धातु, अधातु एंड उपधातु। तो पहला बात करेंगे धातु के बारे में। धातु आखिर होता क्या है, नहीं धातु तो हम लोग देख रहे हैं अपने अगल बगल नेचर में बहुत सारा मेटल आपको मिल जाएगा, बहुत सारा मेटल मिल जाएगा आपको। तो पहला बात करते हैं कि धातु जो होता है वो चमकीला होता है, बिल्कुल उसके पास शाइनिंग होता है भाई। ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल वो क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सिर्फ प्रैक्टिकल कर लीजिएगा मन करे तो, ठीक है, करता है कि नहीं करता है, करता है ना, बिल्कुल। इसका प्रैक्टिकल नहीं करना है ना तो फिर पता नहीं चलेगा कहाँ गए आप।
ये तन्य मतलब होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि तार के रूप में खींच सकते हैं उसको, मतलब क्या, तो उसको पतला सीट में खींच सकते हैं, पतला तार के रूप में दे सकते हैं उसको। आगे बोल रहा है कि ये अधातुवर्ध मतलब मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, पीटकर उसको महीन चादर में ढाल सकते हैं। और अगला बोल रहा है सोनरस होता है। सोनरस का मतलब ये होता है कि उसको चोट करने पर आवाज करेगा वो बेल के जैसा, ठीक है, घंटी जैसा हो। ये पूरा प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल का। और बात करेंगे नॉन मेटल का, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, जहां जहां है वहां नहीं लगा देना है, ठीक है। घंटी की ध्वनि उसमें उत्पन्न होता है, बता दिया गया था आपको। उदाहरण में बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पोटेशियम, पारा। पारा के बारे में बात करें तो पारा जो है वो धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पे क्या होता है, द्रव्य होता है। और बात करें मेटल का, तो मेटल का एक और प्रॉपर्टी है कि मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक मरकरी जो होता है आपका, मरकरी मतलब पारा जो होता है आपका, ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, आप पेपर जाकर देख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा आपका इसमें से एलिमेंट है जो आपका जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, मतलब कि धातु होते हुए भी वो कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है, वो कौन सा आपका एलिमेंट है, तत्व है, वो पारा होता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला दिया है नॉन मेटल। हम क्या बोले थे कि जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा दिया है कि अधातुएं जो है निम्नलिखित आपका गुणधर्मों में से प्रायः कुछ को या सभी को मैंने डिफाइन करेंगे कि कितना होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी उसका। पहला बोल रहा है ये विभिन्न रंगों की होती है, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, ये अलग अलग रंग का होता है, जैसा परत चढ़ाएंगे वैसा परत पकड़ेगा ये। दूसरा बोल रहा है कि ये ताप और विद्युत की कुचालक होता है। कुचालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, समझ लीजिएगा एक बार। कंडक्टर के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है, जैसे ग्राफाइट। जैसे ग्राफाइट एक है नॉन मेटल है लेकिन तब भी ये कंडक्टर होता है। हाँ, ग्राफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन तब भी ये कंडक्टर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुचालक है आपका। ग्राफाइट क्या है ये आपका, ग्राफाइट कुचालक नहीं, आपका कंडक्टर है आपका। ये माने एग्जाम्पल किसका है आपका, नॉन मेटल का, ठीक है। हाँ सुचालक है वो, बिल्कुल कंडक्ट करता है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वो कंडक्टर होता है वो। नॉन मेटल होता है आपका कुचालक होता है, ठीक है, बट ग्राफाइट को छोड़ करके, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ये चमकीली भी होती हैं और आपका ये क्या, ये मेलिएबल आपका होता है कि नहीं होता है, मेलिएबल होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। डक्टाइल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। सोनरस होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये आवाज नहीं करता है पिटने के पास। और उदाहरण बोलता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। आपको ट्रिक भी दिए थे हम, क्या बोले, ग्राफाइट, हाँ हाँ बहुत सारा बता रहे हैं आपको, जितना बताए हैं इसे पढ़ना, उसमें नहीं नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, सब वही है। आगे बात करें हम लोग एक चीज में और देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ट्रिक आपको दिए थे कि याद करने का ट्रिक, कि मेटल जो होता है वो जिसके लास्ट में यूएम लगा हुआ रहेगा, क्लास देखिएगा इंट्रो क्लास, जिसके लास्ट में यूएम लगा हुआ रहेगा वो आपका धातु कहलाएगा। जैसे जैसे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आयरन का होता है फेरम, लेटिन नेम होता है फेरम, उसमें लास्ट में यूएम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबिडियम, मोनोबिडियम, टेक्नेशियम, रुदेनियम, इससे बहुत सारा अलग अलग आपका एलिमेंट होता है। आर्गेंटम बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं, जर्मेनियम बोलते हैं, आर्सेनिक बोलते हैं, पूरा अलग अलग पूरा पीरियोडिक टेबल में ये सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, वो सारे क्या है, मेटल है, ठीक है। अगला बात करते हैं मेटलॉइड का, जिसके पास दोनों होता है प्रॉपर्टी, मेटल का भी नॉन मेटल का भी, मतलब कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता होगा, वो आपका उपधातु कहलाता है। और उपधातु में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। नहीं, जर्मेनियम आपका होना चाहिए, बट ये मेटलॉइड है, मेटल भी है नॉन मेटल भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी मैच करता है। हाँ कुछ होते हैं आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जिसके पास दोनों आ जाता है कभी कभी, ठीक है, बताएंगे आपको पूरा कंप्लीट, हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल तो वहाँ और डिस्कस करेंगे। और नोट में यहाँ लिख दिए हैं फिर से एक बार कि अभी तक
ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है 118, जिनमें से मूलतः बात करें तो 98 तत्व प्राकृतिक में है, ठीक है, जबकि शेष 20 जो है वह मानव के द्वारा बनाया गया है। और आपका यहाँ पे दिया है क्या कि ध्यातत्व मतलब कि वह कई तत्व जो ऐसे उसमें है जो प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में है, कम मात्रा में प्रेजेंट है। और आगे बात करें कि बहुत सारा जो है आपका प्रयोगशाला से बना हुआ है, लैब से बन रहा है, आगे बन भी रहा है अभी, ठीक है। अधिकतर तत्व ठोस है, लेकिन 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। वही 2 तत्व पारा और ब्रोमीन जो होते हैं वो कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। दे दिया ये चीज आपको। आगे बात करें कंपाउंड का। कंपाउंड का मतलब होता है आपका यौगिक, और यौगिक क्या होता है, क्या बोले, यौगिक, हाँ हाँ उपधातु हो गया। और ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन तो आपका ये हो गया मेटलॉइड में हो गया ना, ठीक है। और मरकरी हो गया आपका मेटल में। मरकरी का लैटिन नेम क्या होता है, हाइड्रोगायरम, लास्ट में यूएम आ गया, बिल्कुल। सोडियम, सोडियम मेटल है लेकिन उसको नाइफ चाकू से कट कर सकते हैं। और मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल हार्ड होता है, लेकिन सोडियम और पोटासियम मेटल होकर भी चाकू से कट जाता है वो, ठीक है ना। तो ये बात याद रखें, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है बहुत सारे रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिएगा, ये सब एग्जाम्पल है, पानी, हाइड्रोजन, ये सब पूरा आपको पता होगा एग्जाम्पल। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि भी यौगिक है। यौगिक क्या होता है बताइए, यौगिक हो गया था क्या, नहीं हुआ था क्या, नहीं हुआ था, चलिए समझिएगा। यौगिक यह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल करके बना हुआ होता है उसी को बोलते हैं कंपाउंड। जैसे बात करते हैं H2O जो होता है आपका, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि H से बना हुआ है और O से बना हुआ है, H2 और O2 से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, वो आपका कंपाउंड कहलाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे समझिएगा, उदाहरण के तौर पर बोले तो पानी हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के, जैसे H2O आपका वही बोलना चाह रहा है, सिंपल समझिएगा। इसमें आगे थोड़ा सा और अगर तो यहाँ समझ लीजिएगा, NaCl, MgO, CaCO3, आगे बताइए MgCl2, बहुत सारा एटसेट्रा आपका ऐसे ऐसे जो एलिमेंट है कंपाउंड कहलाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट मिल करके कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, इसमें अगर यहाँ दिक्कत है बताइएगा आप, दिक्कत है नहीं, 2 या 2 से अधिक, बिल्कुल। यौगिक हो गया। आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक क्या होता है, तो ऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ठीक है। जिन यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन होता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, ये आपका ऑर्गेनिक कहलाता है। बताए थे आपको, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पूरा क्या है आपका ऑर्गेनिक है। क्लियर होगा, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जितने आपको कंपाउंड मिल जाएंगे वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक है। कहीं भी मिल जाए, चाहे वो CH4, चाहे हो C2H6, चाहे हो C2H4, जितना भी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन वाला, वो सारा क्या है, ऑर्गेनिक है। क्लियर होगा। और बात करते हैं आपका इसमें इनऑर्गेनिक में क्या होगा, तो इनऑर्गेनिक में आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं होता है, उल्टा वो क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं वो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर आपका धोवन सोडा। देखिए यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, धोवन सोडा होता है, एक होता है धावन सोडा। धोवन बोले तो Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, मतलब वाशिंग सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा और उसको बोलते हैं NaHCO3। और बात याद रखिएगा, पेपर देख लीजिए जाकर देखिएगा, वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, क्या बोले, हाँ आगे बहुत सारा मिलेगा सोडा, पढ़ाएंगे आपको पूरा हम, बट अभी फिलहाल एक यूज आ गया तो यहाँ पर लिख दीजिए हम, ठीक है। और आपका आज के लिए क्लास में बस इतना ही रहेगा आपका। ये आपका पार्ट 2 था। और पार्ट 3 में क्या मिलेगा आपको, तो पार्ट 3 में आपको क्या मिलने वाला है मैटर के अंदर, तो इसमें आपको मिलेगा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये अलग पार्ट होता है, ये आपका एक अलग चैप्टर ही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। लेकिन हम इसमें पूरा पदार्थ में लेकर के चल रहे हैं इस चैप्टर को।
लेकिन वो 9th क्लास का एक दूसरा चैप्टर है वो, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। डाउट जो भी होगा बताइएगा मेरे से, अगर नेक्स्ट क्लास में डाउट अगर मिल जाए कभी कि आज डाउट हो गया, कल आपसे पूछ लीजिएगा कि सर ये डाउट मेरे को था, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है साथ में कवर करते रहिए, बाद में बर्डन इतना नहीं लेना है आपको, ठीक है। जो आपको आर्ट्स वाला विषय सर पढ़ा रहे हैं वो आप साथ में कवर करते रहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं आप अपना साइंस वाला पर्सन, दोनों साथ में कंप्लीट करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम आने टाइम में बर्डन कम होगा, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस सेट आप देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।